नमस्कार, द अल्टीमेट फिजिक्स चैनल में आप सबको स्वागत है। आज का वीडियो का टॉपिक कॉम्पटन इफेक्ट और द डेरिवेशन ऑफ कॉम्पटन शिफ्ट। मतलब कॉम्पटन इफेक्ट क्या होता है, इसमें कॉम्पटन शिफ्ट का डेरिवेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कैसा डेरिव करना, पूरा डेरिवेशन इसमें दिखाएंगे हम। पहले हम कॉम्पटन इफेक्ट मतलब क्या है ये सोचना है। कॉम्पटन इफेक्ट यही है कि ये एक कोलिशन प्रोसेस है। एक फोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन के बीच में एक कोलिशन प्रोसेस है बेसिकली। इसको हम स्कैटरिंग भी बोल सकते हैं, स्कैटरिंग प्रोसेस भी बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। हमें पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जब बोलेंगे तो ये लोवेस्ट वेवलेंथ गामा रे से शुरू होता है। वहां से ये पूरा रेंज है इसका रेडियो वेव्स तक है। गामा रे है, फिर एक्सरे है, फिर अल्ट्रावायलेट है, फिर विजिबल है, फिर इंफ्रारेड है, फिर माइक्रोवेव और रेडियो वेव्स है अंतिम में। सबसे बड़ा वेवलेंथ रेडियो वेव्स का होता है, सबसे छोटा वेवलेंथ गामा रेज का होता है। मगर एनर्जी में अगर देखेंगे तो ये उल्टा हो जाता है ना। सबसे ज्यादा एनर्जेटिक जो होता है वो गामा रेस होता है और एक्सरेस होता है। ये दोनों सबसे बड़ा ज्यादा एनर्जी है सबसे। ठीक है। क्वांटम इफेक्ट प्रोसेस में हमें ए वाले फोटॉन्स चाहिए, जो वाली एक्सरे फोटॉन्स होता है या गामा रे फोटॉन्स होता है वही चाहिए। ठीक है। सो क्वांटम इफेक्ट कब होगा, जब एक्सरे फोटॉन्स या गामा रे फोटॉन्स मैटर से इंटरेक्ट होता है। मैटर क्या होता है, ये कुछ मटेरियल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मटेरियल मटेरियल एटम से बना हुआ है हर मटेरियल। इसमें एटम है, जब बोलेंगे एटम में न्यूक्लियस है, फिर इलेक्ट्रॉन्स है। जो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स है जो आउटर शेल में है वो बहुत टाइट से नहीं बॉन्ड होता है ना, वो न्यूक्लियस से बहुत लूजली बाउंड है ना। जिस इलेक्ट्रॉन्स लूजली बाउंड है उससे जब ये एक्सरे वाले फोटॉन या गामा रे वाले फोटॉन इंटरेक्ट होता है, फिर हमें मिलता है स्कैटरिंग प्रोसेस। जो फोटॉन है वो स्कैटर होके कुछ डायरेक्शन पे जाएगा। जो इलेक्ट्रॉन इनिशियली जो रेस्ट में था वो स्कैटर होके दूसरी डायरेक्शन में चल जाएगा। बस इसको ही हम कॉम्पटन इफेक्ट या कॉम्पटन स्कैटरिंग भी बोल सकते हैं। ठीक है। पहले इलेक्ट्रॉन रेस्ट में है बोलते हैं ना, ये एक्चुअली रेस्ट में नहीं हो सकता। हमें पता है क्वांटम मैकेनिक्स में फंडामेंटल पार्टिकल्स रेस्ट में कभी नहीं हो सकता है। फिर भी हमें यहाँ रेस्ट बोलते हैं क्योंकि ये तो अप्रोक्सीमेशन है। अगर हम रेस्ट में है बोल के मानेंगे तो फिर भी हमें जो शिफ्ट है वो मिल जाता है, शिफ्ट का वैल्यूज सही वैल्यूज मिल जाता है। इसीलिए हम बोलते हैं ये इनिशियली रेस्ट मानते हैं। और ये रेस्ट एनर्जी भी लेते हैं इसका। इलेक्ट्रॉन का जो रेस्ट इनिशियली है उसका एनर्जी तो होता है, रिलेटिविटी में हमें पता है अगर मास है तो उसका एक रेस्ट एनर्जी होता है। इसलिए हमें लिखते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का जो रेस्ट एनर्जी है ये mv² बोल के लिख सकते हैं। मगर ये रेस्ट में है इसलिए इसका जो मोमेंटम है वेलोसिटी नहीं है, इसलिए मोमेंटम जीरो लिखते हैं हम। जीरो है ना। ठीक है। व्हाट इज ई? ई जो होता है वो इनिशियल फोटॉन है, इंसिडेंट फोटॉन बोलते हैं ना। इंसिडेंट फोटॉन का एनर्जी ई है, उसका मोमेंटम पी है। E इज इक्वल टू एच न्यू, फोटॉन कॉन्सेप्ट है तो E इज इक्वल टू एच न्यू लिखना है। सो E इज इक्वल टू एच न्यू, P इज इक्वल टू E ओवर C। इसका मतलब क्या है, जो मासलेस पार्टिकल है उसका एनर्जी और मोमेंटम इस रिलेशन से कनेक्शन होता है इसका। P is equal to E over C, which is equal to h nu over C. h nu V is equal to h nu, so h nu over C. ये इंसिडेंट फोटॉन है। स्कैटर्ड फोटॉन ये है यहाँ पे, जो इंटरेक्ट होके अपने एनर्जी अपने एनर्जी से थोड़ा सा एनर्जी इलेक्ट्रॉन को देके वो बाहर निकलता है ना, वही स्कैटर्ड फोटॉन होता है। स्कैटर्ड फोटॉन का जो एनर्जी है E प्राइम, इसका मोमेंटम P प्राइम। इसलिए ई प्राइम को हम लिख सकते हैं एच न्यू प्राइम, पी प्राइम को हम लिख सकते हैं एच न्यू प्राइम सी। ठीक है। और स्कैटरिंग एंगल थीटा, इनिशियल जो एंगल है उससे जो एंगल में बनता है वो थीटा लिखते हैं। और ये वाली इलेक्ट्रॉन जो इनिशियल में रेस्ट में था वो स्कैटर होकर दूसरी डायरेक्शन पे चल जाएगा ना, उसका एंगल जो है वो फाई बोलते हैं, फाई। इसलिए जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है
उसका एनर्जी अभी ई सफिक्स ई, इलेक्ट्रॉन एनर्जी ई, और इसका मोमेंटम पी लिख सकते हैं। ठीक है, इनिशियली इलेक्ट्रॉन में रेस्ट में था, सो इसका एनर्जी क्या होगा, इसका एनर्जी एम ई स्क्वायर, इसका मोमेंटम 0 होगा। बस यही बेसिक कॉम्पटन इफेक्ट और कॉम्पटन स्कैटरिंग प्रोसेस। इस वीडियो का एंड में हम जब इसका कॉम्पटन शिफ्ट डिराइव कर देंगे तब हमें पता होगा शिफ्ट क्या होगा। शिफ्ट डिफरेंस इन वेवलेंथ, जो स्कैटर्ड फोटोन उसका वेवलेंथ इंसिडेंट फोटोन का वेवलेंथ से ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा? इंसिडेंट फोटोन का एनर्जी कम हो जाएगा, उसका मतलब फ्रीक्वेंसी भी कम हो जाएगा। अगर फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगा तो वेवलेंथ बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ इनवर्सली कनेक्टेड है। C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, न्यू फ्रीक्वेंसी है तो लैम्डा वेवलेंथ है, C इज वेलोसिटी ऑफ लाइट। वेलोसिटी ऑफ लाइट अगर कांस्टेंट है तो जब फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा वेवलेंथ गिरेगा, जब वेवलेंथ बढ़ेगा फ्रीक्वेंसी गिरना। यहाँ तो एनर्जी गिर रहा है, एनर्जी गिर रहा है तो फ्रीक्वेंसी गिरना कम होना चाहिए। अगर फ्रीक्वेंसी कम हो रहा है तो वेवलेंथ बढ़ना चाहिए। इसलिए जो स्कैटर्ड फोटोन बाहर निकलेगा उसका वेवलेंथ ज्यादा है, इसलिए लैम्डा प्राइम ज्यादा है लैम्डा से, और लैम्डा प्राइम माइनस लैम्डा ई, यही टर्म हम कॉम्पटन शिफ्ट बोलते हैं, इसको ही हम कॉम्पटन शिफ्ट बोलते हैं। और कॉम्पटन शिफ्ट इज इक्वल टू एच ओवर एम ई सी। एच ओवर एम ई सी क्या होता है, क्या होता है? एच ओवर एम ई सी हमें कॉम्पटन वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है उसका मास पे डिपेंड करता है ना वो, इसलिए इसको कॉम्पटन वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और एक एक्स्ट्रा टर्म है 1 माइनस कॉस थीटा, वो स्कैटरिंग एंगल थीटा से डिपेंडेंट है, वो 1 माइनस कॉस थीटा। बस द कॉम्पटन शिफ्ट ये जो होता है वो इलेक्ट्रॉन को जो मास और उसका कॉम्पटन वेवलेंथ उससे डिपेंड करता है, और स्कैटरिंग एंगल से डिपेंड करता है। वेवलेंथ का डिपेंडेंसी नहीं है बिल्कुल, मतलब इंसिडेंट फोटोन का जो वेवलेंथ लैम्डा है उससे ये नहीं डिपेंड करता है, और स्कैटर्ड फोटोन का वेवलेंथ भी नहीं है राइट साइड पे। सो इसलिए जो कॉम्पटन शिफ्ट होता है वो बस स्कैटरिंग एंगल और इलेक्ट्रॉन का जो प्रॉपर्टी है कॉम्पटन वेवलेंथ उससे ही डिपेंड करता है। ये ठीक से मतलब समझना है। ठीक है, यही कॉम्पटन शिफ्ट है, और कॉम्पटन शिफ्ट का डेरिवेशन हम अभी कर देंगे इस वीडियो पे। इससे पहले हमें कुछ चीजें मतलब समझना है। फर्स्ट, जब हम इंटरेक्शन बोलते हैं लाइट और मैटर, यही लाइट मैटर इंटरेक्शन है ना। अगर हम लाइट मैटर इंटरेक्शन बोलते हैं ना, इसका मतलब क्या है? इमीडिएटली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का याद आ जाता है ना, वो भी लाइट मैटर का इंटरेक्शन ही है। एक मेटल सरफेस है, उस पर जब फोटॉन्स गिरता है इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ जाता है, यही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है। मगर जो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन और फोटोन का इंटरेक्टिंग, इलेक्ट्रॉन का और फोटोन का एनर्जी जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में अलग है कॉम्पटन इफेक्ट से। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में अगर अल्ट्रावायलेट फोटॉन्स है या विजिबल फोटॉन्स है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो जाता है। यहाँ पे हमें और ज्यादा एनर्जी का जरूरत है, मतलब एक्सरे फोटॉन या गामा रे फोटॉन विजिबल या अल्ट्रावायलेट फोटॉन से ज्यादा एनर्जेटिक है। ठीक है, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में मेटल्स जब बोलते हैं हम, मेटल इलेक्ट्रॉन्स जो है इलेक्ट्रॉन्स है उस पे वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। वो मेटल में घूमता है पूरा, मेटल के अंदर फेर्मी सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में उसको। वो पूरा मेटल में घूमता रहता है, वो फ्री है, वो किसी एटम से अटैच्ड नहीं है, बस वो फ्री है मेटल। हर एक एटम जो मेटल में है वो एक एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करके बाहर भेज देता है, भेजता है उसको, मतलब ये घूमते हैं पूरे मेटल में ये वाले इलेक्ट्रॉन्स, उसको फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। जब भी फोटॉन अल्ट्रावायलेट या विजिबल फोटॉन उस इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट होता है, वो उसको काइनेटिक एनर्जी देके उसको बाहर निकालता है। वो वर्क फंक्शन जो बोलते हैं ना, इससे कनेक्टेड है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। जब इंसिडेंट फोटॉन का एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा है तब वो बाहर निकलता है इलेक्ट्रॉन, इसका काइनेटिक एनर्जी मिल जाता है, वो बाहर निकल जाता है। मगर यहाँ पे
इलेक्ट्रॉन्स जो इंटरेक्ट होता है फोटॉन से वो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स है, अभी भी एटम से ही वो कनेक्टेड है, वो एटम से लूजली बाउंड है, टाइटली बाउंड नहीं है, थोड़ा इंटरेक्शन है एटम से अभी भी, उसका फोर्स ऑफ जो अट्रैक्शन है न्यूक्लियस से वो अभी भी है थोड़ा, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालना मुश्किल है, इसलिए इसका हाई एनर्जी फोटॉन्स का जरूरत है क्वांटम इफेक्ट में। और एक प्रोसेस भी इसमें हम डिस्कस करना है, वो पैर प्रोडक्शन, सृष्टि सृष्टि करना, सृष्टि बोलते हैं ना, पैर प्रोडक्शन और पैर एनिहिलेशन संहार, ये भी फोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में होने वाला प्रोसेस है, उस पे और ज्यादा एनर्जी का जरूरत है, जो क्वांटम इफेक्ट में जो एक्सरे फोटॉन या गामा रे फोटॉन है उससे ज्यादा एनर्जी न्यूक्लियर गामा रे फोटॉन्स है, उसका जरूरत है पैर प्रोडक्शन होने के लिए। पैर प्रोडक्शन क्या होता है, एक पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन पैर बन जाता है फोटॉन से, फोटॉन से पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन पैर क्या होता है, ये पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है, एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन है, पार्टिकल एंटी पार्टिकल पैर जब प्रोड्यूस करता है इसको पैर प्रोडक्शन बोलते हैं, ये बस फोटॉन से ही बन जाता है, पार्टिकल लाइट से मैटर बन जाता है, उसको पैर प्रोडक्शन बोलते हैं। और वो प्रोसेस, वो वाली प्रोसेस होने के लिए और ज़्यादा एनर्जी का ज़रूरत है, वो भी लाइट मैटर का इंट्रैक्शन से ही होता है, ये भी लाइट मैटर का इंट्रैक्शन से ही होता है, और फोटो इलेक्ट्रिक जो है वो भी लाइट मैटर का इंट्रैक्शन से ही होता है, मगर हर एक प्रोसेस का एनर्जी लेवल्स का जो ज़रूरत है वो डिफरेंट है, हर एक प्रोसेस में जो इलेक्ट्रॉन और फोटोन का एनर्जी है वो डिफरेंट है, ये याद में रखना है, ठीक है। आओ, जब स्कैटरिंग बोलते हैं फिजिक्स में, स्कैटरिंग क्या होता है, क्या स्कैटरिंग एक बहुत मतलब ब्रॉड टर्म है, हर एक प्रोसेस को हम स्कैटरिंग बोल सकते हैं फिजिक्स में, यही होता है ना, क्योंकि मैक्रोस्कोपिक इंटरेक्शन जब है, एक ऑब्जेक्ट या बॉल है, स्नूकर बॉल है, बिलियर्ड बॉल है, जो है एक बॉल से एक बॉल उसको स्नूकर बोर्ड में जब हम मारते हैं ये इंटरेक्ट होता है, स्कैटर होता है ना, ये मैक्रोस्कोपिक स्कैटरिंग है, ये भी स्कैटरिंग बोलते हैं फिजिक्स में। अगर माइक्रोस्कोप प्रोसेसेस में देखेंगे तो माइक्रोस्कोपिक प्रोसेसेस क्या होता है, एटम इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन है, लाइट इंटरेक्शन है, वो माइक्रोस्कोपिक के अंदर आता है ना, इसमें हम अगर देखेंगे तो बहुत सारे प्रोसेसेस स्कैटरिंग प्रोसेस है, वहाँ भी, वहाँ जब पार्टिकल एक इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्ट होता है, जैसा न्यूक्लियर का जो फील्ड है, कूलम्बिक फील्ड है, उस पर इलेक्ट्रॉन रदरफोर्ड स्कैटरिंग होता है, वो भी स्कैटरिंग बोलते हैं। अगर पार्टिकल या पार्टिकल है वो भी स्कैटरिंग है, पार्टिकल या फील्ड है वो भी स्कैटरिंग है फिजिक्स में, है ना, माइक्रोस्कोपिक लेवल में, मगर वो सब बहुत ब्रॉड है, हम ये वाली क्वांटम इफेक्ट अंडरस्टैंड करने के लिए, समझने के लिए उसका जरूरत अभी नहीं है, हमें बस लाइट स्कैटरिंग पे फोकस करेंगे। लाइट स्कैटरिंग अगर बोलेंगे तो फिर भी उसमें भी ज्यादा लिस्ट है, बहुत बड़ा लिस्ट है, रेले स्कैटरिंग है, मीयर स्कैटरिंग है, थॉमसन स्कैटरिंग है, रामन स्कैटरिंग है, और क्वांटम स्कैटरिंग भी है, बहुत सारे प्रोसेसेस है इसमें, और भी है, टिंडल इफेक्ट भी है, स्कैटरिंग प्रोसेस ही है, बहुत सारे लिस्ट है, बड़ा लिस्ट है इसका, ठीक है। ये बहुत स्कैटरिंग प्रोसेस बहुत नाम पे है, बहुत ज्यादा प्रोसेसेस भी है इसमें, मगर ये वाली जो क्वांटम स्कैटरिंग होता है ना, इसलिए इसको स्कैटरिंग बोलते हैं कि एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से मोमेंटरीली, मतलब एक क्षण पे इंटरेक्ट होता है, फिर वो बाहर निकल जाता है, इस पे स्कैटरिंग बोलते हैं, बहुत दूर से आता है, इंटरेक्शन फॉर अ मोमेंट, ब्रीफ मोमेंट इंटरेक्शन है, फिर वो अपने रास्ते में चल जाते हैं ना, यही हम स्कैटरिंग बोलते हैं, मतलब जो इंसिडेंट पार्टिकल्स है उसका फिजिकल जो प्रॉपर्टीज है उसमें बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं होता है, ऐसा प्रोसेस जो होता है उस पर स्कैटरिंग बोलते हैं हम, ऐसा प्रोसेस को ही हम स्कैटरिंग बोलना पड़ेगा। ऐसे ही एक भी एक स्कैटरिंग प्रोसेस है, इसलिए इसको क्वांटम इफेक्ट या क्वांटम स्कैटरिंग बोल सकते हैं हम। इसमें एक और चीज भी याद करना है, ठीक है, ये वाली जो इंटरेक्शन है वेव और इलेक्ट्रॉन के बीच में मानेंगे, इस पे अनस्कैटर्ड बोल के मैंने लिख दिया, इस पे क्या है अनस्कैटर्ड होता है, क्लासिकल अगर मैकेनिक्स हम यूज करेंगे तो क्लासिकल मैकेनिक्स यूज करेंगे तो जो इंसिडेंट वेव होता है
जब वो इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट करता है, इलेक्ट्रॉन भी उसी फ्रीक्वेंसी में ऑसिलेट करता है, क्योंकि इंसिडेंट वेव जो है उसका एक फ्रीक्वेंसी है। उसी फ्रीक्वेंसी में अगर इलेक्ट्रॉन ऑसिलेट करेगा तो वो चार्जर पार्टिकल जब ये फ्रीक्वेंसी पे ऑसिलेट करे तो वो उसी फ्रीक्वेंसी पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को वो एमिट करता है। ये क्लासिकली अंडरस्टूड है, ये मैक्सवेल्स इक्वेशंस यूज करके हम इसको डेरिव कर सकते हैं। ठीक है, ये वाली डेरिवेशन जो है वेवलेंथ का एमिटेड रेडिएशन जो है वो, ठीक है। इसलिए जो अनस्कैटर्ड रेडिएशन कॉम्पटन इफेक्ट पे आता है वो भी आता है, अनस्कैटर्ड रेडिएशन बिना कुछ चेंज वेवलेंथ में, ऐसा रेडिएशन भी आता है बाहर। उसको हम क्या बोलते हैं, उसको अनस्कैटर्ड रेडिएशन बोलते हैं। वो क्लासिकल मैकेनिक्स से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्लासिकल मैकेनिक्स इस्तेमाल कर उसको हम पूरा एक्सप्लेन कर सकते हैं। मगर जो स्कैटर्ड वेव आता है बाहर, मतलब जिसका वेवलेंथ ज्यादा है और जिसका वेवलेंथ बढ़ गया है इंसिडेंट वेवलेंथ से, उसको एक्सप्लेन करने के लिए क्वांटम मैकेनिक्स का जरूरत है। इसलिए क्वांटम इफेक्ट एक क्वांटम मैकेनिकल प्रोसेस है। ठीक है, स्कैटर्ड रेडिएशन तो आप ये समझ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन थोड़ा एनर्जी ले लिया, इसलिए जो फोटोन बाहर आ रहा है उसका एनर्जी कम हो गया, फ्रीक्वेंसी कम हो गया, वेवलेंथ ज्यादा हो गया। ठीक है, ये समझ रहा हूँ। ये क्या है अनस्कैटर्ड, कैसा होता है अनस्कैटर्ड? जो टाइटली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स होता है मटेरियल में, उसको आने के लिए जो एनर्जी है इसमें फोटोन में वो कम पड़ता है, वो मतलब इनफ नहीं है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, लो एनर्जी लिमिट ऑफ क्वांटम स्कैटरिंग बोल सकते हैं। लो एनर्जी लिमिट क्या होता है, एक्सरे फोटोन ही है ये भी, या गामा रे फोटोन ही है। मगर जो टाइटली बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स है उसको ये तो लो कम पड़ता है, लो एनर्जी है, इसलिए इसको लो एनर्जी लिमिट ऑफ क्वांटम स्कैटरिंग बोलते हैं। वो ही थॉमसन स्कैटरिंग का नाम पे वो बोलते हो, थॉमसन स्कैटरिंग बोलते हैं। यही अनस्कैटर्ड रेडिएशन जो क्वांटम इफेक्ट में बाहर आता है वो थॉमसन स्कैटरिंग है, वो लो एनर्जी लिमिट ऑफ क्वांटम स्कैटरिंग बोल सकते हैं। वो क्लासिकली एक्सप्लेनेबल है, मतलब क्लासिकल मैकेनिक्स यूज करके उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। मगर जो स्कैटर्ड फोटोन बाहर आता है उसका वेवलेंथ, जिसका वेवलेंथ ज्यादा है इंसिडेंट वेवलेंथ से, उसको एक्सप्लेन करने के लिए क्वांटम मैकेनिक्स का जरूरत है। इसीलिए फोटॉन थियरी ऑफ लाइट जो है वो क्वांटम मैकेनिकल कॉन्सेप्ट है, वो प्रूफ एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रूफ है क्वांटम इफेक्ट। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट भी इसका प्रूफ है, और नेक्स्ट टू फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट क्वांटम इफेक्ट इज आल्सो, वो भी है बहुत बड़ा उसका प्रूफ है द फोटोन कॉन्सेप्ट ऑफ लाइट का। ये सब हम अभी याद रखकर इसको क्वांटम शिफ्ट को डिराइव करने के लिए प्रोसीड करेंगे। अभी हमको क्वांटम शिफ्ट का जो डेरिवेशन है वो करना पड़ेगा। इसके लिए मैंने यहाँ पे छोटा सा डायग्राम ड्रॉ कर दिया। जो पहला हमने स्कैटरिंग प्रोसेस को एक्सप्लेन करने के लिए ड्रॉ किया ना, उसको थोड़ा छोटा करके यहाँ पे पूरा ड्रॉ कर दिया मैंने। यहाँ पे जो इनिशियल फोटोन आता है उसका जो एनर्जी है वो ई है और उसका मोमेंटम पी। इलेक्ट्रॉन रेस्ट में है इनिशियली। हमें पता है क्वांटम मैकेनिक्स में ऐसा कुछ नहीं होगा कि फंडामेंटल पार्टिकल जो है वो रेस्ट में हो सकता है बोल के, क्योंकि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल यही बताता है कि पोजीशन इसको एग्जैक्टली पिन पॉइंट करना इम्पॉसिबल है विथ 100% एक्यूरेसी। वही अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है। इसलिए हम स्ट्रिक्टली नहीं मान सकते कि इलेक्ट्रॉन रेस्ट में है बोल के। मगर ये वाली एक्सप्रेशन जो आता है फाइनल एक्सप्रेशन, अगर हम ये रेस्ट में है बोल के मानेंगे तो फिर भी ठीक है, कुछ नहीं है, इस पर फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए इसको रेस्ट बोलते हैं यहाँ पे, पहले इलेक्ट्रॉन जो है वो, और उसका रेस्ट एनर्जी तो होता है ऐसे ही, वो mv c² है। आइंस्टाइन्स रिलेटिविस्टिक एक्सप्रेशन जो है रेस्ट एनर्जी का, E = mc², उससे आता है ना। इलेक्ट्रॉन का जो मास है me है, वो c² से मल्टीप्लाई होगा, फिर उसका रेस्ट एनर्जी मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो फोटॉन स्कैटर होगा उसका एनर्जी तो कम हो जाएगा। पहला E था, अभी E' होगा। पहला मोमेंटम P था, अभी P' हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन फोटॉन से कुछ एनर्जी लेके उसका एनर्जी बढ़ जाएगा, E होगा E।
इसका मोमेंटम अभी मिल जाएगा। पहले मोमेंटम 0 था जब रेस्ट में था इलेक्ट्रॉन, तब ये वो मूव कर देगा, इसका मोमेंटम आ जाएगा पी। ये बेसिक है इसका। एनर्जी, फोटॉन का एनर्जी एच न्यू होगा, मोमेंटम ई ओवर सी होगा। स्पीड ऑफ लाइट सी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी न्यू लैम्डा, फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ। सिमिलरली जो स्कैटरिंग फोटॉन बाहर आता है उसका फ्रीक्वेंसी न्यू प्राइम है, उसका वेवलेंथ लैम्डा प्राइम है, तो वो वहां भी स्पीड कांस्टेंट ही रहेगा, सी है। उससे हम सी बाद में यूज करेंगे ये वाले एक्सप्रेशन, इसलिए मैंने लिख दिया सी ओवर न्यू प्राइम, सी ओवर न्यू बोथ लैम्डा प्राइम लैम्डा। ठीक है, क्योंकि काउंटर शिफ्ट में लैम्डा प्राइम या लैम्डा आना चाहिए ना लास्ट में, उसके लिए यहाँ। ठीक है, अभी हम शुरू कर देंगे इसका एक्सप्रेशन। इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज करेंगे। टोटल एनर्जी बिफोर कोलिशन इज इक्वल टू टोटल एनर्जी आफ्टर कोलिशन। सिमिलरली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी यूज करेंगे। मोमेंटम बिफोर कोलिशन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिशन। यहाँ टोटल एनर्जी कंजर्व्ड है इसलिए वो यूज कर सकते हैं, मगर फोटॉन का एनर्जी चेंज हो रहा है, वो कंजर्व नहीं है। इसलिए कॉम्पटन इफेक्ट या कॉम्पटन स्कैटरिंग इनएलास्टिक स्कैटरिंग के अंदर आता है। वो इलास्टिक नहीं है, इनएलास्टिक स्कैटरिंग ही है। फिर भी टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या होता है, इस पे फोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों का एनर्जी मिला के हम अगर देखेंगे तो वो चेंज नहीं होता है, वो सेम ही रहता है ना। इसलिए इसको यूज कर सकते हैं हम, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एज वेल एज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, दोनों लॉस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और मोमेंटम। सो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, टोटल एनर्जी बिफोर collision is equal to total energy after collision बोल के लिखेंगे। तो फिर इसका इक्वेशन लिख सकते हैं। अभी क्या इक्वेशन है इसका, सिंपल है। टोटल एनर्जी बिफोर कोलिजन E होगा, टोटल एनर्जी आफ्टर कोलिजन, इसका एनर्जी जो है वो भी लिखना है ना, टोटल एनर्जी है ना, इसलिए जो रेस्ट एनर्जी इलेक्ट्रॉन का वो भी है। सो टोटल एनर्जी बिफोर कोलिजन क्या क्या होगा, फोटॉन एनर्जी प्लस रेस्ट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। टोटल एनर्जी आफ्टर कोलिजन, फोटॉन का एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन का एनर्जी, इसको इक्वेशन 1 बोलते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा एडजस्ट करके एक साइड इलेक्ट्रॉन का एनर्जी रख के दूसरा साइड बाकी सारे टर्म्स लेके आएंगे। सो ई इज इक्वल टू, अगर ये वाली टर्म लेफ्ट साइड आ जाएगा तो फिर E माइनस ई प्राइम प्लस एम ई सी स्क्वायर, इसको इक्वेशन 2 बोलेंगे। ठीक है, फिर अभी मोमेंटम के लिए भी ऐसा कंजर्वेशन इक्वेशंस लिखना पड़ेगा। ठीक है, मगर मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, एनर्जी स्केलर है इसलिए एक ही इक्वेशन लिखे हमने। मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी इसलिए हमको 2 इक्वेशंस लिखना पड़ेगा। एक्स डायरेक्शन पे और वाई डायरेक्शन पे अलग अलग कंजर्वेशन होता है, इसलिए अलग अलग 2 इक्वेशंस लिखना पड़ेगा एक्स और वाई में। क्यों इज्जत नहीं लिखेंगे, इज्जत इसलिए लिखेंगे नहीं कि ये वाली प्रॉब्लम 2 बॉडी प्रॉब्लम है, एक इलेक्ट्रॉन है एक फोटॉन है, बस 2 बॉडी है, इसलिए 2 डायरेक्शंस का इक्वेशन ही होगा इसका। अगर 3 बॉडी प्रॉब्लम है तो फिर हमें तीसरा डायरेक्शन का इक्वेशन भी लिखना पड़ेगा, थर्ड डायमेंशन का, वो जेड का। यहाँ पे इसका जरूरत नहीं है, इसलिए बस 2 इक्वेशंस आएगा। मोमेंटम कंजर्वेशन के लिए हम लिखेंगे एक्स डायरेक्शन का इक्वेशन। पहले एक्स डायरेक्शन में पहला फोटॉन आता है, उसका मोमेंटम p है, इलेक्ट्रॉन तो मूव ही नहीं करता है, इसका मोमेंटम 0 है। आफ्टर कोलिशन इसका मोमेंटम p प्राइम है, ए वाले एंगल थीटा है, इसलिए एक्स डायरेक्शन पे p प्राइम cos थीटा होगा इसका। इलेक्ट्रॉन का p है मोमेंटम, एक्स डायरेक्शन पे ये वाले एंगल फाई है, इसलिए p प्राइम cos फाई होगा इसका एक्स डायरेक्शन पे। इसको हम इक्वेशन 3 बोलेंगे। ठीक है, फिर y डायरेक्शन का एक इक्वेशन लिखना है।
इनिशियली फोटॉन एक्स डायरेक्शन पे ही आ रहा है ना, इस पे वाई डायरेक्शन का कुछ नहीं है। इलेक्ट्रॉन तो बस ऐसा ही रेस्ट में ही है, इसलिए जीरो ही है मोमेंटम इनिशियली इन द वाई डायरेक्शन। मगर वाई डायरेक्शन में अभी कोलिशन या स्कैटरिंग के बाद पी प्राइम थीटा एंगल बन रहा है इससे, ए वाले वेक्टर वाई डायरेक्शन से वो पी प्राइम साइन थीटा बनेगा कंपोनेंट, माइनस, क्योंकि माइनस क्यों माइनस है यहाँ पे, क्योंकि नीचे नेगेटिव वाई डायरेक्शन है इसका कंपोनेंट, ए वाली पी वेक्टर मोमेंटम वेक्टर का कंपोनेंट इस डायरेक्शन पे माइनस होगा, सो इसलिए माइनस पी साइन फाइव एंगल, इसको 4 बोलेंगे इक्वेशन। अब क्या करना है, इस पे थोड़ा रीअरेंजमेंट करना है, क्योंकि यहां हमें 3 इक्वेशंस मिला है, सही है ना। इक्वेशन तो 4 लिख दिया हमने, मगर ये तो सेम इक्वेशन को थोड़ा रीअरेंज किया ना, इसलिए एक ही इक्वेशन है, और 2 इक्वेशंस मिला, टोटल 3 इक्वेशंस है, 4 अननोन्स है। 4 अननोन्स कहां पे है भाई, क्या क्या है अननोन्स है इस पे थीटा अननोन है एंगल, फाइव अननोन है दूसरा एंगल, और एनर्जी ऑफ द फोटोन स्कैटर फोटोन ई प्राइम अननोन है, और एनर्जी ऑफ द स्कैटरिंग इलेक्ट्रॉन वो ई है, स्कैटरर बोलते हैं ना इसको, वो उसका एनर्जी, ये 4 अननोन है। पी प्राइम या पीई भी अननोन ही है, मगर वो एनर्जी से कनेक्टेड है, वो इंडिपेंडेंट अननोन नहीं है, इसलिए वो डिपेंडेंट अननोन्स है। इंडिपेंडेंट अननोन्स जितना है उतना ही प्रॉब्लम है हमारा, इसलिए 4 इंडिपेंडेंट अननोन्स है, मगर इक्वेशंस तो 3 ही है। अगर 3 इक्वेशंस है और 4 अननोन्स है तो इसको सॉल्व करना ऐसा ही डायरेक्ट सॉल्विंग नॉट पॉसिबल है, क्योंकि सिमिलटेनियस इक्वेशंस जितना होगा उतना अननोन्स भी होगा, फिर सॉल्विंग डायरेक्ट कर सकते हैं सीधा। अगर ऐसा नहीं है तो हम एलिमिनेशन करना है कुछ वेरिएबल्स को, है ना, कुछ अननोन्स को एलिमिनेट करना है। इसमें ए वाली वेरिएबल्स है जो है थीटा और ई प्राइम, ये दोनों फोटॉन का वेरिएबल्स है, और फाइव ई प्राइम है, ई है, ये सब ई है, वो दोनों इलेक्ट्रॉन का है, फाइव ई और थीटा ई प्राइम। अगर हम इलेक्ट्रॉन का अननोन्स जो है उसको रखे फोटॉन्स का एलिमिनेट कर सकते हैं, या फोटॉन्स का अननोन्स जो है वेरिएबल्स उसको रख के इलेक्ट्रॉन्स का एलिमिनेट कर सकते हैं। इस प्रॉब्लम में हमें शिफ्ट कितना वो होगा बोल के डेराइव करना है ना, शिफ्ट लैम्डा प्राइम माइनस लैम्डा, ये किसका शिफ्ट है, ये फोटॉन का वेवलेंथ पे शिफ्ट है, इसलिए हम फोटॉन को जो अननोन्स है उसको रखे, जो इलेक्ट्रॉन्स को अननोन है उसको एलिमिनेट करना है, ठीक है। इसलिए हम फाइव और ई को एलिमिनेट करेंगे, वही स्ट्रेटजी है इस प्रॉब्लम का। हमें डेरिवेशन का जो स्ट्रेटजी होगा वो कुछ स्ट्रेटजी चेंज कर सकते हैं बाद में की, है ना। अगर डेरिवेशन ऐसा ही करना बोल के कुछ नहीं है, इसका डेरिवेशन बहुत सारे रूट्स पे कर सकते हैं, स्ट्रेटजीज बहुत अलग अलग है इसका, मगर जो हम फॉलो कर रहे हैं यहाँ पे वो सिंपलेस्ट है। वो इलेक्ट्रॉन का जो वेरिएबल्स है उसको एलिमिनेट करो, फोटॉन्स का जो वेरिएबल्स है उसको रखो, फिर वो प्रोसीड करेंगे तो हमें जो कॉम्प्लेक्स शिफ्ट है वो मिल जाएगा, ठीक है। इसलिए हम फाइव और ई को एलिमिनेट करने के लिए इक्वेशन अभी चेंज कर सकते हैं, 3 और 4 को थोड़ा मॉडिफाई करके ऐसे ही 5 वेरिएबल्स जो है इलेक्ट्रॉन का उसको एक साइड रखेंगे, फिर दूसरा जो चीज है वो उसको अलग अलग रखेंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे अभी, cos थीटा इस पे है ना, p प्राइम cos फाइव है इस इक्वेशन 3, उसको हम p प्राइम cos फाइव एक साइड रखे, इसको दूसरा साइड लेके जाएंगे तो p माइनस पी प्राइम cos थीटा होगा, इसको हम इक्वेशन 5 बोलेंगे, ठीक है। और जो 4 है उससे हम क्या लिख सकते हैं, पी ई जो यहां पे है साइन फाइव, इसको पी प्राइम साइन थीटा, इक्वेशन 6 बोलेंगे इसको, ठीक है। 5 और 6 यहां एक मिस्टेक किया हमने, कंपोनेंट्स जब लिख के हमने p प्राइम cos थीटा पहले आ गया ना, फिर इसका तो p होना चाहिए, है ना, इसलिए यहां पे cos फाइव का है वो p टर्म होगा,
ठीक है। ठीक है, अब ठीक हो गया 5 और 6। और अभी इसको हम क्या करेंगे, इसको तो स्क्वायर करके ऐड करना पड़ेगा। 5 और 6 को दोनों स्क्वायर करके अलग अलग उसको ऐड करना पड़ेगा। यहां से मैं ये पे कंटिन्यू करूंगा इसका। ठीक है, इसको स्क्वायर करेंगे तो ऐड करेंगे तो फर्स्ट स्क्वायर 5, साइन स्क्वायर 5, दोनों मिलकर एक 1 आ जाएगा। फिर ए पी स्क्वायर होगा इसका लेफ्ट साइड में, पी स्क्वायर इज इक्वल टू राइट साइड में अगर इसको तो स्क्वायर करेंगे तो पी स्क्वायर दैट इज ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर ये पूरा टर्म स्क्वायर करेंगे तो ए माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्म में आए, इसलिए ऐसा एक्सपेंशन लिख दिया उसका। फिर जो है लास्ट टर्म इसको तो स्क्वायर करके फिर ऐड करना है, वो भी ओ पी प्राइम स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। अभी ये वाली दो टर्म्स है उसमें cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, अगर p प्राइम स्क्वायर को बाहर निकलेंगे तो ये हो जाएगा। फिर ये दोनों मिला के 1, फिर ये, ठीक है ना। ठीक है, यही मिला हमें, है ना। इसको एक नंबर दे देंगे, फिर इसका नंबर क्या होगा, इसका नंबर 7 होगा, ठीक है 7। ओके, अब क्या करेंगे हम, ये वाली 2 है इक्वेशन, हमें इसका जरूरत है, वाला 7 है, इसका जरूरत भी है, ठीक है। ये वाली इक्वेशंस दोनों को यूज करके हम फर्दर प्रोजेक्ट कर सकते हैं इसका डेरिवेशन पे। जो नीचे है उसको पूरा डेरिव करूंगा मैं, ठीक है। इसको अभी क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे हम, ठीक है। ई स्क्वायर इज इक्वल टू ई माइनस ई प्राइम होल स्क्वायर प्लस इसको स्क्वायर करेंगे तो एम ई स्क्वायर सी पावर 4 प्लस ए पूरा ई माइनस ई प्राइम ये मानते हैं, ये बी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी, है ना। ए वाली इक्वेशन है, इसको 8 बोलेंगे, ठीक है। 7 और 8 अभी है हमारे पास। अभी रिलेटिविस्टिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन का एक एक्सप्रेशन है, उसको लिखना पड़ेगा। वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी है ई है, उसको हम टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलेटिविस्टिक एक्सप्रेशन है इसका पी स्क्वायर्ड सी स्क्वायर्ड प्लस एम ई स्क्वायर्ड सी पावर 4। ये क्या होगा, ये रिलेटिविस्टिक एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसमें फर्स्ट टर्म जो है वो काइनेटिक एनर्जी का है और जो सेकंड टर्म है वो उसका रेस्ट एनर्जी का है, स्क्वायर ऑफ दैट है, इसलिए स्क्वायर रूट ले लिया हमने। इसको स्क्वायर करेंगे अभी, ई स्क्वायर्ड इज इक्वल टू पी स्क्वायर्ड सी स्क्वायर्ड प्लस एम ई स्क्वायर्ड सी पावर 4। ये क्या हो गया, स्क्वायर रूट हटा दिया हमने स्क्वायर करके, है ना। बस इसको अभी 9 बोलेंगे, ठीक है। अभी क्या कर सकते हैं हम, 9 पे 7 और 8 को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। यहां पे ई स्क्वायर्ड है, ये 8 से मिलेगा, है ना। और यहां पे पी स्क्वायर्ड है जो उसका 7 से मिलेगा। अगर ए वाली दोनों इक्वेशंस इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये पूरा एक्सपैंड हो जाएगा, फिर हम सॉल्व कर सकते हैं। ई स्क्वायर्ड का जो है वो इस पर लिख दूंगा, ई माइनस ई प्राइम होल स्क्वायर प्लस एम ई स्क्वायर्ड सी पावर 4 प्लस 2e माइनस ई प्राइम एम ई सी स्क्वायर्ड, ई स्क्वायर का प्लेस में यहां लिख दिया पूरा 8, फिर इक्वल टू यहां पी स्क्वायर है, ये वाली इक्वेशन लिखना पड़ेगा, है ना। वो पी स्क्वायर है माइनस 2p पी प्राइम कॉस थीटा है प्लस पी प्राइम स्क्वायर है, पूरा ये 7 ये लिख दिया, यहाँ पे 7 का राइट हैंड साइड जो है वो लिख दिया।
फिर उससे सी स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे, फिर एक एक्स्ट्रा टर्म है एम ई सी स्क्वायर सी पावर 4 है ना। अगर इसको हम, इसका नंबर का कुछ जरूरत नहीं है अभी, इसको कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। एम ई स्क्वायर सी पावर 4 दोनों साइड है लेफ्ट और राइट में, वो कैंसिल कर देंगे पहला। फिर जो एक्सपेंशन करना है वो ऊपर करेंगे। अभी बाकी सारे इक्वेशन जो है इसका जरूरत नहीं है अभी, यहां से हम कंटिन्यू कर सकते हैं, इसको रख के बाकी सारे डिलीट कर दो फिर, ठीक है। अब यहां से कंटिन्यू करेंगे ऊपर, इसको एक्सपेंड करना, ए माइनस बी होल स्क्वायर है ये, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a बी प्लस ऐसा ही रखेंगे इसको 2e माइनस ई प्राइम एम ई सी स्क्वायर, और राइट साइड में पी स्क्वायर सी स्क्वायर है ना। पी स्क्वायर सी स्क्वायर को हम ई स्क्वायर बोल सकते हैं। ऐसा ही पी प्राइम स्क्वायर सी स्क्वायर है, उसको ई प्राइम स्क्वायर बोल सकते हैं। फिर माइनस 2 पी प्राइम कॉस थीटा सी स्क्वायर है ना, इसका एक्सपेंशन। अभी क्या कर सकते हैं हम, लेफ्ट साइड में जो ई स्क्वायर है ई प्राइम स्क्वायर है, राइट साइड में ई स्क्वायर है ई प्राइम स्क्वायर का कैंसिल कर देंगे। फिर इसको डिवाइड बाय -2 करेंगे, सो हमें क्या मिलता है, अगर -2 से करेंगे तो ई प्राइम प्लस माइनस, यहाँ पे प्लस है, माइनस से करेंगे तो माइनस हो आएगा, ई माइनस ई प्राइम एम ई सी स्क्वायर्ड है, राइट साइड में -2 हटेगा, फिर पी प्राइम कॉस थीटा सी स्क्वायर्ड ही होगा, है ना। यहां पे पी प्राइम है, उसको यहां जो ई बाई सी है वो सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, इसका ई ओवर सी होगा और इसका ई प्राइम ओवर सी होगा, फिर कॉस थीटा है, फिर सी स्क्वायर्ड है ना। अभी कैंसलेशन कैसे होगा, इसका सी स्क्वायर से होगा, है ना। फिर जो बाकी टर्म्स है उसको हम लेफ्ट साइड लेके आएंगे तो ई प्राइम माइनस ई प्राइम कॉस थीटा इज इक्वल टू, इसको राइट साइड लेके जाएंगे, ये वाली टर्म जो है ई माइनस ई प्राइम प्लस बन जाएगा ना एम ई सी स्क्वायर। अगर हम अभी इसको डिवाइड करेंगे तो ई प्राइम से 1 माइनस कॉस थीटा ऑन द लेफ्ट साइड होगा, फिर राइट साइड में इसको ई बाई ई प्राइम अगर करेंगे तो 1 ओवर ई आएगा, ई प्राइम आएगा, नेक्स्ट 1 ओवर ई आएगा इसका, फिर एम ई सी स्क्वायर्ड, है ना। अब क्या करेंगे, नीचे जो इक्वेशन है उसको हटा देंगे, अभी ई प्राइम है जो, उसको तो यहां से इसको सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, ठीक है। सो 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर एच न्यू प्राइम माइनस 1 ओवर एच न्यू एम ई सी स्क्वायर, है ना। अभी जो इक्वेशन है बचा है अभी, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे h ओवर एम ई सी के साथ, ठीक है, लेफ्ट और राइट साइड में ऐसा करेंगे तो h ओवर एम ई सी 1 माइनस कॉस थीटा लेफ्ट साइड में होगा, फिर राइट साइड में h जो है नीचे डिनोमिनेटर में कॉमन है, वो ऊपर जो h मल्टीप्लाई होगा उससे काटेगा वो, ठीक है। फिर एम ई सी जो है यहाँ पे मल्टीप्लाइंग में, वो वाली एम ई से इसमें एम ई सी जो है वो उसको काटेगा, फिर जो एक सी बचेगा वो अंदर आएगा तो सी ओवर न्यू प्राइम बचेगा यहाँ पे, ठीक है, सी ओवर न्यू प्राइम माइनस सी ओवर न्यू, है ना।
ऊपर कंटिन्यू करेंगे इसका। सी ओवर न्यू प्राइम को क्या बोलते हैं? लैम्डा प्राइम। और सी ओवर न्यू को लैम्डा बोलते हैं। फिर जो है बचा है वो h ओवर एम ई सी है, लेफ्ट जो लेफ्ट साइड में, उसको राइट साइड में लिख देंगे 1 माइनस कॉस थीटा। यही फाइनल एक्सप्रेशन है कांस्टेंट शिफ्ट का। एरर कर दिया मैं भी, ठीक है। इसको डेल लैम्डा भी बोलते हैं, इसका नाम ही कांस्टेंट शिफ्ट है। इसको क्या बोलते हैं? इसको तो कांस्टेंट वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ये वाली टर्म जो है वो एंगल, स्कैटरिंग एंगल से डिपेंड करता है, वो 1 माइनस कॉस थीटा है, ठीक है। अभी इसमें क्या पता हो रहा है? अगर थीटा बढ़ेगा तो 1 माइनस कॉस थीटा क्या होगा? वो भी बढ़ेगा, शिफ्ट बढ़ेगा, क्योंकि ये वाली कांस्टेंट होगा। ये कितना होगा? h प्लैंक कांस्टेंट है 6.63 into 10 power minus 34 जूल सेकेंड है। me मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन है 9.11 into 10 power minus 31 किलोग्राम है। c स्पीड ऑफ लाइट होगा वो 3 into 10 power 8 मीटर्स पर सेकेंड। अगर ये वाली वैल्यूज इस पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? लैम्डा सी मिलेगा 2.43 पिकोमीटर। वो कितना होगा? वो 2.43 into 10 power minus 12 मीटर। बहुत कम है, वो बहुत छोटा सा वैल्यू है, बहुत बहुत कम है वो, ठीक है। वही कांस्टेंट वेवलेंथ है, कांस्टेंट नंबर है वो, इलेक्ट्रॉन का है, ठीक है। अब ये वाली कांस्टेंट है, थीटा 0 मानो फर्स्ट, है ना। थीटा अगर 0 मानेंगे तो cos थीटा 1 है, 1 माइनस 1 0 है, फिर ये वाली टर्म 0 से मल्टीप्लाई होगा, फिर शिफ्ट लैम्डा प्राइम माइनस लैम्डा कितना आएगा? 0 ही आएगा। वो कुछ शिफ्ट ही नहीं है बिल्कुल, जब एंगल 0 है। मतलब इसका मतलब क्या है? अगर स्कैटरिंग प्रोसेस है, इसमें एंगल 0 थीटा 0 है तो सीधा हम पकड़ रहे हैं एक्सरेस को, कुछ एंगल में नहीं पकड़ रहे, सीधा पकड़ रहे हैं। अगर सीधा एक्सरेस को पकड़ेंगे तो स्कैटरिंग के बाद वो स्कैटरिंग ही नहीं होगा, कुछ स्कैटरिंग ही नहीं है, उसको अनस्कैटर्ड बोलते हैं ना, वही है। ये थॉमसन स्कैटरिंग बोलते हैं, लो एनर्जी लिमिट है इसका। कॉम्पटन स्कैटरिंग में जो लो एनर्जी लिमिट है वो थॉमसन स्कैटरिंग बोलते हैं। इसको क्लासिकल मैकेनिक्स से ही एक्सप्लेन कर सकते हैं, जब वेवलेंथ में नहीं चेंज होगा वो क्लासिकल मैकेनिक्स से ही एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्योंकि अगर वेव इंटरेक्ट करेगा तो इलेक्ट्रॉन ऑसिलेट होगा, बोला ना मैंने। इलेक्ट्रॉन जब ऑसिलेट होगा वो वही फ्रीक्वेंसी पे वेव्स एमिट करेगा, जिस फ्रीक्वेंसी उस पे फर्स्ट स्कैटर हुआ उसी फ्रीक्वेंसी पे वो एमिट करेगा, इसलिए वो वेव पिक्चर में आ जाएगा। वो थॉमसन स्कैटरिंग है, वो लो एनर्जी लिमिट कॉम्पटन स्कैटरिंग का, वो क्लासिकल एक्सप्लेनेबल है उसका। वो नाउ अभी थीटा अगर बढ़ाएंगे तो मान लो थीटा 90 है, अभी cos 90 कितना होगा? 0 है। ये वाले टर्म 1 माइनस 0 होगा, फिर 1 है, इसका मल्टीप्लाई करो फिर वही आएगा h ओवर एम ई सी। उसका मतलब यही है कि शिफ्ट h ओवर एम ई सी, इसका मतलब शिफ्ट इतना ही होगा 2.43 पिकोमीटर। कांस्टेंट शिफ्ट इज इक्वल टू कांस्टेंट वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। फिर अगर थीटा 180 हो जाएगा, मतलब यहां पकड़ेंगे स्कैटर्ड रेस बैक साइड से, इसको बैक स्कैटरिंग बोलते हैं, पीछे से वो पकड़ना। वो बैक स्कैटरिंग एंगल पे 180 पे कितना होगा? फिर ये cos 180 माइनस 1 है, 1 माइनस ऑफ माइनस 1 2 है। इसका मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई करना, अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर कितना होगा? ये लैम्डा प्राइम माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 2 लैम्डा सी। इसका मतलब यही है कि 2.43 इंटू 2 4.86 पिकोमीटर है। और मैक्सिमम पॉसिबल कांस्टेंट शिफ्ट है इस एक्सपेरिमेंट में, उससे बहुत ज्यादा शिफ्ट कभी नहीं मेजर कर सकते, ये मैक्सिमम लिमिट है इसका। इसका मतलब यही है कि अगर हम शिफ्ट लैम्डा प्राइम माइनस लैम्डा या डेल लैम्डा को प्लॉट करेंगे तो थीटा से क्या मिलेगा? हमें ऐसे एक कर्व मिलेगा जो 0 से शुरू होके एक मैक्सिमम वैल्यू पे सैचुरेट होगा, वो ही इतना वैल्यू है।
जब थीटा 0 है ये 0 है, फिर जब थीटा 90 होगा ये थोड़ा बढ़ेगा, फिर जब थीटा 180 ये मैक्सिमम हो जाएगा 4.86 पे। उतना ही मैक्सिमम शिफ्ट इस पे मेजर कर सकते हैं। यही कॉम्पटन ने मेजर किया, 135 डिग्री तक ही मेजर किया कॉम्पटन शिफ्ट। कॉम्पटन का जो एक्सपेरिमेंट है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे अभी। क्या एक्सपेरिमेंट में कॉम्पटन ने क्या किया, क्या रिजल्ट्स मिला उनको, और कैसा इंटरप्रेट किया उसको, क्यों इसका वर्क, कॉम्पटन का जो वर्क है वो बहुत महत्वपूर्ण वर्क बन गया बेसिक क्वांटम फिजिक्स में, बोल के हम डिस्कस करेंगे इसके बाद। ठीक है, यही इसे हम समझ रहे हैं कि अगर थीटा चेंज करेंगे तो शिफ्ट चेंज हो रहा है, और शिफ्ट लैम्डा या लैम्डा प्राइम से नहीं डिपेंड कर रहा है। जो कॉम्पटन शिफ्ट है लेफ्ट साइड में, राइट साइड में लैम्डा या लैम्डा प्राइम का कुछ टर्म्स ही नहीं है। इसका मतलब ये है कि वो लैम्डा या लैम्डा प्राइम से नहीं डिपेंड कर रहा है, बस वो थीटा से ही डिपेंड कर रहा है बोल के हम समझ कर सकते हैं। ठीक है, यही कॉम्पटन शिफ्ट का डेरिवेशन है। अब हम आगे जाके कुछ एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स, जो एक्सपेरिमेंट कॉम्पटन ने किया, आर्थर कॉम्पटन ने 1923 में, उसके बारे में कुछ डिस्कस करेंगे। वो तो फर्स्ट टाइम कॉम्पटन ने नहीं किया, पहले ग्रे बोल के एक साइंटिस्ट, ग्रे ग्रे नाम पे बोल के एक साइंटिस्ट था, वो पहले उसका एक्सपेरिमेंट किए, और कॉम्पटन ने उसको वेरीफाई करने के लिए कॉम्पटन एक्सपेरिमेंट किया। फिर वेरीफाई करके बाद में उसका थियोरेटिकल जो एक्सप्लेनेशन देना वो ही दिए, वो क्वांटम मैकेनिक्स यूज करके दिए। उसके बारे में अभी आगे देखेंगे। अब हम थोड़ी देर कॉम्पटन एक्सपेरिमेंट क्या होता है, ओरिजिनली क्या एक्सपेरिमेंट कॉम्पटन ने किए, और इसका रिजल्ट क्या है, इसके बारे में कुछ डिस्कस करेंगे अभी। यही एक्सपेरिमेंटल का जो सेटअप था, स्कीमेटिक डायग्राम यहाँ पे मैंने ड्रा कर दिया, और जो रिजल्ट्स कॉम्पटन को मिला वो उसको यहाँ पे ये वाले कर्व से हम समझ सकते। एक्सपेरिमेंट यही था, एक्सरेज को इलेक्ट्रॉन से स्कैटर करना, ठीक है, और जो स्कैटर्ड एक्सरेज बाहर आता है उसका वेवलेंथ में क्या चेंज है बोल के डिटेक्ट करना। अगर वेवलेंथ बढ़ रहा है तो कितना बढ़ रहा है, इसको ये हम क्वांटम शिफ्ट बोलते हैं ना, ये कितना होगा बोल के उसको बताना है ना। यहाँ पे जो एक्सरे ट्यूब है उसमें मोलिब्डेनम सोर्स है। मोलिब्डेनम हमें पता है एक्सरे ट्यूब्स में इसको एनोड प्लेस में यूज कर सकते हैं, एनोड की तरफ एक काम करता है। एनोड क्या होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स उसमें उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन जब बढ़ता है उससे एक्सरेस निकलता है, मोलिब्डेनम। इस चैनल में एक वीडियो है ऑलरेडी एक्सरे प्रोडक्शन के बारे में, उसमें हम डिटेल्ड इसके बारे में ऑलरेडी बोल दिया। उसमें ये वाली मोलिब्डेनम में कंटिन्यूअस एक्सरेस आता है, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेस भी आता है। इस एक्सपेरिमेंट में क्वांटम को एक पर्टिकुलर वेवलेंथ लेके उस पे ये वाली शिफ्ट कितना होगा बोल के डिटेक्ट करना था। कौन सा वेवलेंथ था वो, एक लाइन के अल्फा लाइन बोल के एक लाइन है, इसमें कैरेक्टरिस्टिक लाइन ऑफ मोलिब्डेनम है वो। हर एक मेटल का कैरेक्टरिस्टिक लाइन होता है ना मतलब एक ही नहीं होता है, कई वेवलेंथ होता है। उसमें जो बहुत स्ट्रांग वेवलेंथ वो होता है, क्या होता है, वो के अल्फा होता है। मोलिब्डेनम में जो के अल्फा लाइन है वो 3 एंगस्ट्रॉम बराबर है, उसका वेवलेंथ 3 एंगस्ट्रॉम है। उसको लेके उसमें कितना शिफ्ट है बोल के कॉम्पटन ने ये वाले एक्सपेरिमेंट से पता किया, है ना। उससे कंफर्म किया कि यही हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन एक्सरेस को स्कैटर कर रहा है। इसलिए अगर हम एक्सरेस को फोटॉन्स मानेंगे तो ये हो रहा है, अगर एक्सरेस को बस वेव बोलेंगे तो ये नहीं हो रहा है। जब हम फोटॉन्स मानेंगे फिर उसको एक्सप्लेन करने के लिए आ रहा है स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से, कोल्यूशन एक्सपेरिमेंट से बोल के वो पता किया। यही इसका एक्सपेरिमेंट का इंपॉर्टेंस है। इसमें क्या है, स्कैटर करने के लिए एक मटेरियल होना चाहिए जो इलेक्ट्रॉन सप्लाई करता है, वो वाले मटेरियल्स है। यहाँ पे जो यूज किया वही है, एक कार्बन ब्लॉक, ब्लॉक ऑफ कार्बन, ग्राफाइट के रूप में है वो। ग्राफाइट क्या होता है,
हमारा पेंसिल जो है उसमें जो लेड आता है ना वो ग्राफाइट ही है। ग्राफाइट के रूप में एक ब्लॉक ऑफ कार्बन ले लिए, वो बहुत बड़ा ब्लॉक ले, उसको एक्सरे में जब एक्सरे आता है उसका रास्ते में वो उसको मतलब ब्लॉक कर दिया है सब डाल के। एक्सरे सब बहुत पेनिट्रेटिंग है, वो अंदर जाके घुस के बाहर आता है, वो स्कैटर होके आता है बाहर। इसके जो स्कैटर होके आता है उससे उसको स्मॉल नैरो बीम बनाना, उससे ये नैरो बीम बनाने के लिए कॉलिमेशन करना, उसको तो कॉलीमेटर बोलेंगे ना, उससे वो बाहर निकलता है। जब वो बाहर निकलता है थिन बीम ऑफ स्कैटर्ड एक्सरेज बाहर निकलता है, उसको इसमें मारता है क्या, ये तो एक काल्साइट क्रिस्टल है। जब एक्सरे क्रिस्टल पे गिरता है एक्सरे डाइफ्रैक्शन होता है, ब्रैग्स लॉ, ब्रैग्स डाइफ्रैक्शन कंडीशन है ना, 2d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा, वही यूज करना है यहाँ पे, वही यूज किया काउंटर ने। उसमें जब वो गिरता है उसे एक्सरे डिफ्रैक्शन होके जो बाहर आता है वेवलेंथ, उसको डिटेक्ट करके उसमें इंटेंसिटी कितना वेरी हो रहा है बोल के, कौन सा वेवलेंथ में कितना इंटेंसिटी चेंज है और अगर कुछ शिफ्ट है तो है या नहीं है बोल के कंफर्म किया एक ब्रैग स्पेक्ट्रोमीटर यूज करके। ये वाली इंस्ट्रूमेंट ब्रैग स्पेक्ट्रोमीटर है, इस पे ही एक क्रिस्टल है ब्रैग काल्साइट क्रिस्टल, यही यूज किया कॉम्पटन ने। ये डिटेक्टर है, डिटेक्टर एक्सरेस को पकड़ने के लिए यूज करते हैं। यहाँ पे जो एंगल है थीटा, ये यहाँ पे स्कैटरिंग एंगल है कार्बन ब्लॉक पे, वहां ये फिक्स्ड है, हर एंगल पे देख सकते हैं हम डिटेक्टर से। सीधा अगर स्ट्रेट एंगल में देखेंगे तो कुछ नहीं है, बस यही वाली प्लॉट मिलता है। इंटेंसिटी और वेवलेंथ के बीच में ये जो प्लॉट है, इसमें अनस्कैटर्ड का इंटेंसिटी जितना होगा उसका यही है पीक, ये पहला पीक है। जब एंगल थीटा 0 है, ये वाली फॉर्मूला में कॉस 0 है ना, कुछ नहीं, नो शिफ्ट नहीं है ना, क्योंकि कॉस 0 थीटा 0 है तो कॉस 0 1 है, 1 माइनस 1 0 है, पूरा राइट साइड 0 होगा, फिर लैम्डा प्राइम माइनस लैम्डा 0 है, इसका मतलब यही है कि कुछ शिफ्ट ही नहीं है, मतलब ये अनस्कैटर्ड वेव है, जितना वेवलेंथ अंदर आता है लैम्डा उतना ही बाहर निकलता है लैम्डा ही, लैम्डा प्राइम नहीं है अभी। जब ये एंगल बढ़ता है 45, फिर कुछ मिल जाता है यहाँ पे शिफ्ट, 90 फिर शिफ्ट है, 135 सबसे ज्यादा शिफ्ट वही है, क्योंकि कास ये वाले एक्सपेरिमेंट में 135 यूज, अगर 180 यूज करेंगे तो और ज्यादा बैक स्कैटर्ड है कंप्लीटली, वो जो बैक स्कैटर्ड होता है वही 180 होता है, वो -1 होगा कास थीटा का, फिर 1 माइनस माइनस 1 1 प्लस 1 होगा, फिर वो 2 है, 2 है तो बहुत ज्यादा शिफ्ट है, 2 टाइम्स कॉन्टैक्ट वेवलेंथ है लैम्डा प्राइम माइनस लैम्डा, वही फुल शिफ्ट है, मैक्सिमम शिफ्ट वही इस एक्सपेरिमेंट में मिलता है। क्वांटम 135 किया, 135 एंगल तक किया इसका एक्सपेरिमेंट, और उसको जितना शिफ्ट मिला उससे बहुत कुछ, यही सॉलिड प्रूफ मिल गया मुझे कि ये वाली इलेक्ट्रॉन्स एक्सरेज को स्कैटर कर रहा है, इसका मतलब यही है कि एक्सरेज बस फोटॉन से बना हुआ है बोल के कंफर्म कर दिया कॉम्पटन ने ये वाले एक्सपेरिमेंट करके, है ना। यहाँ पे क्या है, दूसरा पीक है ना, वही लैम्डा प्राइम वेवलेंथ का पीक है, 3 एंगस्ट्रॉम जो उसने लिया उससे ज्यादा है वेवलेंथ है ये, काल्साइट क्रिस्टल में जब कंडीशन 3 एंगस्ट्रॉम का सेटिस्फाई होगा, फिर उससे जब ज्यादा थोड़ा मिलता है लैम्डा प्राइम, ये कंफर्म है कि वो शिफ्ट हो रहा है बोल के, यही कंफर्म किया, फिर हैंडल उसको चेंज करके वही प्लेस में रखे, वो पकड़ लिया, ठीक है ये तो हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है कि देयर इज शिफ्ट बोल के, हर पीक से बढ़ रहा है, गैप बिटवीन द पीक, एक पीक फर्स्ट पीक और सेकंड पीक के बीच में जो गैप है वेवलेंथ का कर्व में एक्स एक्सिस में वेवलेंथ प्लॉट किया, इसका गैप बढ़ रहा है, ये वाली गैप ही शिफ्ट है बोल के डेल लैम्डा बोलते हैं इसको, डेल लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा प्राइम माइनस लैम्डा, यही बोलेंगे इसको डेल लैम्डा कॉम्पटन शिफ्ट, यही मिला। यहाँ पे मैंने 630 730 कुछ लिखा ना, वो तो एंगल है, यहाँ तो थोड़ा सा वो एंगल स्कैनिंग करना पड़ता है, डायफ्रैक्शन को वेव को पकड़ने के लिए ब्रैग स्पेक्ट्रोमीटर में उसको थोड़ा स्कैनिंग करना, स्पेक्ट्रोमीटर में जब घुमाते हैं ना स्पेक्ट्रोमीटर को, ऐसा लाइट स्पेक्ट्रोमीटर में भी ऐसा यहाँ भी थोड़ा उसको स्कैनिंग करना है, स्कैनिंग बोलते हैं ना, थोड़ा सा स्कैनिंग एंगल अगर करेंगे तो वो वेवलेंथ पे करस्पॉन्डिंग होगा, क्योंकि ब्रैग कंडीशन है, अगर लैम्डा
चेंज होगा, थीटा भी चेंज करना। ये वाले थीटा इस थीटा से कनेक्शन नहीं है इसका, तो ये तो यहाँ का जो थीटा है वो ही है, डायफ्रैक्शन एंगल है वो, ठीक है। सो इसलिए क्वांटम इफेक्ट एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बाद, क्योंकि ये फोटोन थ्योरी ऑफ लाइट, वो क्या होता है, वो ये होता है कि लाइट फोटोन से ही बना हुआ है ना, ये फोटोन थ्योरी ऑफ लाइट बोलते हैं ना। इसको कंफर्म करने के लिए वाला एक्सपेरिमेंट बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट है यही। एक क्वांटम ने पहले बार नहीं किया, क्वांटम करने से पहले एक ग्रे बोल के एक साइंटिस्ट था, वो कर दिए पहले इसको, मगर वो कंफर्म नहीं किया कुछ। इसलिए 1923 में क्वांटम इसको लेके बहुत सीरियसली वाले एक्सपेरिमेंट करके ये वाली रिजल्ट को कंफर्म किए। क्वांटम एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन बोलते हैं ना, वो करके यही हो रहा है कि एक्सरेज को इलेक्ट्रॉन्स मटेरियल में स्कैटर कर रहा है और एक्सरेज को शिफ्ट वेवलेंथ शिफ्ट हो रहा है बोल के कंफर्म किया। अगर ये हो रहा है तो इसको प्रूव करने के लिए बस क्वांटम थ्योरी वो यूज़ करना है, और एक्सेस को हम फोटॉन्स मान के इलेक्ट्रॉन से वो स्कैटर बोल रहे के हो रहा है बोल के पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट को कंफर्म कर रहा है वाले एक्सपेरिमेंट बोल के कंफर्म कर दिया। इसलिए इनको 1927 में फिजिक्स नोबेल दिए, यही इसका इंपॉर्टेंस है। इसलिए क्वांटम इफेक्ट एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है फिजिक्स में। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बाद लाइट, फोटोन लाइट नेचर को कंफर्म, फोटोन थ्योरी ऑफ लाइट नेचर ऑफ वेरी नेचर ऑफ लाइट को कंफर्म करने के लिए एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट है क्वांटम इफेक्ट। इस वीडियो को यही समाप्त करेंगे हम, अगली बार और कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आपसे मिलूंगा। तब तक नमस्कार, धन्यवाद।